नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए गणित विषय की हम जो सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज का यह 17वां वीडियो है। इसके पहले हम आपको 16 वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से उन्हें आप देख सकते हैं और परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि 4 की घातांक 2018 माइनस 4 की घातांक 2017 माइनस 4 की घातांक 2016 धन 4 की घातांक 2015 बराबर के इंटू 4 की घातांक 2015 हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, इस के का मान हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर के का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो प्रश्न है ये घात और घातांक पर आधारित है। ठीक है, हम जानते हैं कि घातांक के नियम में जब आधार समान होते हैं, है ना, तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर इसको लिख सकते हैं। देखिए, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। 4 की घातांक 3 गुणा 4 की घातांक 2015, है ना। अब हमने ऐसा क्यों किया? देखिए, उसका एक लॉजिक है कि यहाँ देखिए, आपको बराबर के दूसरे पक्ष में यानी राइट हैंड साइड में दिया गया है 4 की घातांक 2015। ठीक है ना। तो हमें क्या होगा, इन सारी घातांकों को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, क्योंकि देखिए आधार समान है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2015 और 3 कितना हो गया, 2018, ये हो गया। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रखेंगे ब्रैकेट में। फिर ये वाला जो पद है ना, 4 की घातांक 2 गुणा 4 की घातांक 2015। ठीक है, नियम वही है कि जब भी आधार समान हो, है ना, और गुणा की क्रिया होती है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है। इस प्रकार से ये हमारे घातांक का नियम है। ठीक है ना। चलिए, माइनस यहां पर भी 4 की घातांक 1 गुणा 4 की घातांक 2015। ठीक है, प्लस अब यहां पर 4 की घातांक 2015 है, इसलिए हमें कुछ भी करने आवश्यकता नहीं है। बराबर, अब ये जो दिया आपको राइट हैंड साइड में वो पूरा हम इस प्रकार से लिख देते हैं, के इंटू 4 की घातांक 2015। क्लियर। चलिए, अब यहां से हम यह देखते हैं तो 4 की घातांक 2015 कॉमन निकाल लिया हमने, तो अब जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। क्या बचा, 4 की घातांक 3 माइनस 4 की घातांक 2 माइनस 4 की घातांक 1, मतलब 4 लिखेंगे, धन 1। ठीक है, बराबर के इंटू 4 की घातांक 2015। ठीक है, चलिए, अब यहां पर 4 की घातांक 2015 ऐसे ही आ जाएगा और इसको हम कर लेते हैं हल। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे? देखिए, 4 का आपको निकालना है घन, अब जानते ही है ना। 4 का घन मतलब 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, माइनस 4 का वर्ग यानी 4 का गुणा 4 में करना है तो 4 चौक 16। ठीक है, माइनस 4 धन 1 बराबर के इंटू 4, है ना, एट द पावर 2015। ठीक है ना। चलिए, अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। देखिए, 64 और 1 कितना हो गया, 65, है ना, ये हमने लिखा 65। अब दोनों माइनस माइनस है, जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का आता है, तो -16 और -4,
ये कितना हो गया -20। ठीक है, ये हमने यहाँ पर माइनस किया है तो ये आ जाता है 45। तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 45 गुणित, है ना, 4 की घातांक 2015 बराबर के इंटू 4 की घातांक 2015। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 4 की घातांक 2015 लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 45, यानी k का मान कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको दिया है -2 एट द पावर 2 और फिर ब्रैकेट लगा है और इसकी पावर -5। ठीक है ना, देखिए यहां पर दोनों चीज आएगी कि जब घातांक की भी घातांक है तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, या इसको ब्रैकेट को पहले हल करें तब भी हो जाएगा। चलिए हम दोनों प्रकार से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ -2 का वर्ग, फिर बड़ा कोष्टक और इसकी घातांक -5। हम देखते हैं कि -2 का वर्ग है, इसका मतलब क्या हुआ कि -2, है ना, गुणा -2। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। ऐसी घातांक क्या आ गई -5 आ गई। हाँ, गुणित ये 5 की घातांक 0 है। और ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या की यदि घातांक 0 होती है ना तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखिए -2 में -2 गुणा करते हैं कितना आता है 4। अब क्या हो गया, पर 4 की घातांक -5 अब गुणा 1, मतलब 1 का गुणा करते हैं संख्या ये आएगी, तब लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ध्यान रखिएगा कि यदि किसी आधार पर घातांक ऋणात्मक है, ऋण 5 है ना, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार का हो जाता है गुणन प्रतिलोम। यानी यह 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 4/1 है, इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/4। इस प्रकार से अब 1 का गुणा करेंगे तो संख्या हो जाती है ना। अब इसकी घातांक 5 है तो 1/4 को हम क्या करेंगे 5 बार लिखेंगे गुणा के रूप में, इस प्रकार से। ठीक है, और इनका हम कर देंगे गुणा। 1 का गुणा करते हैं कितनी बार करते हैं, गुणन पर 1 ही आता है। अब नीचे संख्या है इनका हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 4 चौके 16, 16 चौक 64, है ना। अब इधर से गुणा कर लें, है ना, या 64 चौके, इस प्रकार से 64 में हमने क्या किया 4 का गुणा किया, 16 के 6 असिल का 1, 24 और 25 256, और फिर इसमें गुणा किया 4 का, है ना। तो 24 के 4 हासिल के 2 20, है ना, और 2 22 के 2 हासिल के 2 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 1024। कितना आ जाएगा 1024। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि आधे गुणा इधर कर सकते हैं, जैसे 4 चौक 16, 16 चौक 64, और इधर से गुणा कर सकते हैं 4 चौक 16, तो हम 64 में 16 गुणा भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे करना चाहिए ताकि समय कम लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब देखें कि 1/1024 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समानांतर चतुर्भुज, है ना, के एक कोण का मान दूसरे कोण के दुगुने से 24 डिग्री कम है तो समानांतर चतुर्भुज के बड़े कोण का मान क्या होगा, है ना। समांतर चतुर्भुज आप जानते ही हैं, है ना, ये समानांतर बोले या हम क्या बोले समान चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इस प्रकार होता है ना। ये थोड़ा सा ऐसा आएगा, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें है एक कोण का मान, किस कोण का मान ये हमको दिया हुआ नहीं है, दूसरे कोण के दुगने से, है ना, 24 डिग्री कम है, तो इसमें बड़ा कोण कौन सा है उसका मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, है ना, सम्मुख कोण मतलब ये कोण और ये कोण, ये वाला कोण, ये होते हैं बराबर।
और आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण ने ये कोण और ये कोण, आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है ना। तो हमने माना किसका जो छोटा कोण है, एक कोण जो भी है वो हमने 180 डिग्री मान लिया है ना। ठीक है। अब क्या बोला है कि दूसरे कोण के दुगने से, है ना, एक कोण का मान दूसरे कोण के दुगने से 24 डिग्री कम है। तो अब x का दुगना कितना हो गया है, 2x। अब इससे 24 डिग्री कम है नहीं, माइनस कर दिया हमने इस प्रकार से। ठीक है ना। तो अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, है ना, ये हो गया आसन्न कोण हो गए, है ना, ये हो गया। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से बस इसको हम हल कर लेंगे। अब कोष्टक यदि हटाते हैं तो देखिए x और 2x जुड़ हो जाता है, तो x और 2x जुड़ने पर हो जाएगा 3x, है ना, सिंपल है, -24 डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना। अब -24 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस, है ना, ये माइनस है तो आ जाएगा प्लस 24 डिग्री। अब दोनों को हमने क्या किया, जोड़ लिया, तो 3x बराबर, दोनों जोड़ते हैं तो ये हो जाए 204 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 204 डिग्री बटे 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, बचे 2, 24 हो गए, है ना, तीनों 8 24। तो x वैल्यू कितनी आ गई, 68 डिग्री आ गई, है ना। इसलिए x की कितनी वैल्यू है, 68 डिग्री है। ठीक है, और इसलिए 2x, है ना। चलिए अब ये 2x का मान कितना हो गया है, ये मान रख रहे हैं, एक्स वैल्यू निकाले हमने। अब दूसरा कोण कितना है, दुगने से 24 डिग्री कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स का मान रख देंगे, तो 2 गुना 68, है ना, -24। अब 68 में 2 का हम गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 8 16 के 6, हासिल का 1, 12 और 1 13, है ना। अब इसमें से हमने 24 को माइनस कर दिया, है ना, ये 24 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 112 डिग्री। कितना हो जाएगा, 112 डिग्री। यह क्या हो गया, बड़े कोण का मान आ गया, है ना। 100 जो बड़ा 12 डिग्री है ना, ये क्या हो गया, बड़े कोण का मान। और छोटा कोण आप देख रहे हैं कि छोटा कोण 68 डिग्री है, यहाँ पूछा है बड़े कोण का मान कितना होगा, तो यह आ गया हमारा 112 डिग्री। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 शीर्ष और 5 फलक वाले फ्रूटी के डिब्बे में कितनी कोरें होगी। ठीक है, अब ये सवाल आपके आइलर के सूत्र पर आधारित है, और हमने पढ़ा था कि आइलर का सूत्र क्या होता है। देखिए ये है आइलर का सूत्र, F धन V बराबर E प्लस 2। ठीक है ना, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, F धन V माइनस E बराबर 2। ठीक है ना। अब ये और ये दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए अब एफ आने क्या होता है हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एफ का मतलब होता है फलक, यानी फेसेस। ठीक है, ये हो गया फलक आपका। वी का मतलब होता है शीर्ष, है ना, वर्टिसेस। ठीक है, और ई का मतलब होता है इजेस, यानी किनारे। किनारे बोलें कोर बोलें एक ही बात है ना, किनारे या फिर कोर। ठीक है ना। चलिए अब जो यहां पर दिया गया है उसका हम मान रख देंगे। एफ का मान कितना है, फलक कितनी है, 5 है, ये एफ 5 है, हमने यहां लिखा 5। धन वी, वी यानी शीर्ष होता है, ये कितना है, 6 है, ये हमने लिखा 6। और कोर हमें ज्ञात करनी है ना, ये कोर हमें ज्ञात करनी है, तो यहां पर लिखा हमने E प्लस 2। बहुत सरल है। अब 5 और 6 कितने होते हैं, 11, 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा, 9, है ना, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो
फलक और शीर्ष को जोड़ दें और इसमें से 2 घटा देंगे, है ना, तो हमारी आएगी कोर, कोर यानी किनारे। तो ई बराबर कितना आपका आ गया है, 9 है, 9 कोरे हैं। ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक सही 9/16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। संख्याओं के आपने वर्गमूल ज्ञात करने सीखे हैं। अब यहां पर ये मिश्र भिन्न है, इसका भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वे वर्गमूल आपको आते हैं तो ये भी बहुत सरल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो मिश्रित भिन्न दी गई है, इस मिश्रित भिन्न को हम बदल लेते हैं साधारण भिन्न में। तो क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदलने के लिए, साधारण भिन्न में बदलने के लिए 16 का गुणा करते हैं 1 में, कितना हो गया 16। अब 16 में 9 को हमने जोड़ दिया, है ना। ये देखिए 16 में हम क्या करते हैं 1 का गुणा करते हैं और अंश में जो भी संख्या है उसको इसमें जोड़ देते हैं। तो 16 कम 16 और धन 9, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, दिया गया 25/16। ठीक है ना। अब हमें इसे याद करना है वर्गमूल, यानी 25/16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, है ना। 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4। अब 5/4 है, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 में 4 का लगा देते हैं भाग, तो 4 कम 4, बचा कितना 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भागफल क्या आ जाएगा, 1 सही, है ना, 1/4। जो शेष है अंश ग्रुप में, जो भाजक है वह हर ग्रुप में। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, 1 सही 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में विद्यमान है। इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए यदि अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। फटाफट लाइक कर दीजिए, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6, परिमेय संख्या -7/3, है ना, के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे कि हमें 3/7 प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है। देखिए -7/3, ठीक है ना। अब इसका दुगुना मतलब इसमें 2 का हमने गुणा किया, ठीक है, जैसा बोला वैसे ही। क्या जोड़े, माना हमने इसमें x जोड़ा, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 3/7। बस ये प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें और जैसा बोला है वैसे यहां कर दें। बस ये आपका बन गया है समीकरण फॉर्म, बन गया ना। तो अब इसे हल करना आसान हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये संख्या आपस में नहीं कट रही है, गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14, यानी क्या हो गया -14/3, ठीक है, धन x बराबर 3/7। अब -14/3 का हम करेंगे पक्षांतर, तो यहां क्या हो जाएगा x बराबर 3/7 माइनस का हो जाता है प्लस, है ना, 14/3, ठीक है ना। अब 3 और 7 का निकालते हैं एलसीएम, जो कि आता है 21। 7 का भाग लाया 21 में, 7 या 21, 3 बार भाग जाता है, उस भागफल का गुणा करेंगे अंश में, 3 है, 3 तिया 9, ठीक है ना। अब 3 का भाग लगाते हैं 21 में 7 बार, अब 7 गुणा करते हैं 14 में, तो 14 सत्ते 98 आ गया, ठीक है ना। अब 98 और 9 दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये हो जाता है 107/21, यानी -7/3 के दुगने में यदि 107/21 जोड़ते हैं तो हमें 3/7 प्राप्त होता है। अब ये संख्या कहां पर है, ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋण x भाग
धन 4x घन, है ना, घातांक 3 को हम घन भी कहते हैं, तो 4x घातांक 3 बोले या 4x घन बोले, एक ही मतलब है। ऋण 2x वर्ग, घातांक 2 को हम वर्ग पढ़ते हैं, है ना, धन 6xy ऋण 2x घन धन 4x वर्ग को सरल करने पर निम्न में से क्या प्राप्त होगा। देखिए, जब भी बीजीय व्यंजक को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ध्यान रखना है कि जोड़ या घटाव हमेशा समान पदों में होते हैं। समान पद यानी जो बीजीय राशि होती है, यानी चर राशियां, चर राशियां एक जैसी होना चाहिए, उसे हम कहते हैं समान पद। जैसे xy यहां पर भी है और xy यहां पर भी है, ये दोनों हो गए समान पद। x घातांक 3 यहां पर भी है और x घातांक 3 यहां पर भी है, ये दोनों हो गए समान पद। x वर्ग और ये x वर्ग, ये हो गए समान पद, ठीक है ना। तो जब समान पद होते हैं तो उनमें ही हमेशा जोड़ या घटाव की संक्रिया संपन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, समान पदों को हम एक ही जगह पर व्यवस्थित कर लेते हैं। तो माइनस एक्स वाई, है ना, धन 6xy, इसको हमने इसके पास में इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। और इसी प्रकार से धन 4x की घातांक 3, है ना, माइनस यानी ऋण 2x घातांक 3, ठीक है ना। उसके बाद में ऋण 2x वर्ग धन 4x वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहां पर xy का माइनस है और 6xy का प्लस है ना। चिन्ह कैसे हो गए दोनों, एक माइनस एक प्लस, यानी असमान चिन्ह हो गए। जब असमान चिन्ह होते हैं तो वहां पर थोड़ी देर हम चिन्हों को हटा देते हैं, मान लो चिन्हों ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम हटा देते हैं और चिन्ह किसे लगाएंगे, बड़ी संख्या का। तो 6xy में से हमने xy घटा दिया, इसका गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्या बचा 5xy, और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या धन वाली है, हमने धन का चिन्ह लगा दिया है, चिन्ह कोई नहीं है मतलब धन का ही है वो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब यहां देखेंगे कि यहां पर भी एक धन है और एक ऋण है, यानी एक प्लस है एक माइनस है। चिन्ह कैसे हो गए, असमान। जब असमान चिन्ह होते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा करके चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 4 है, इसका चिन्ह धन है, हमने धन लगा दिया। 4x घन में से 2x घन घटाते हैं, तो 4 में से 2 घटाया कितना आ गया 2। और देखिए ये चर राशि ऐसी ऐसे आती है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, इसके गुणांकों में जोड़े घटाव क्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चर राशि के गुणांकों में जोड़ या घटाव क्रिया होती है, ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, चिन्ह कैसे है, असमान है। जब भी असमान चिन्ह हो तो वहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, बड़ी संख्या धन वाली है, धन लगा दिया। अब 4 में से 2 घटाया 2 आ गया, x घातांक 2 यानी x वर्ग ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखें कि बस हो गया हल, क्योंकि देखो तीनों के जो चर राशि हैं वो अलग अलग है, यानी ये तीनों असमान पद हो गए हैं। जब असमान पद हो गए हैं तो हमारा उत्तर आ गया। अब देखिए कहां पर है ऐसे उत्तर, अब बोलेंगे सर ये सीक्वेंस तो कहीं नहीं है कैसी, देखो यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है ना। अब ये उत्तर आपका सही है, क्यों है, देखिए जोड़ में हमेशा जोड़ और गुणा दोनों में क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। क्रम विनिमय नियम या गुण, है ना, यह लागू होता है, मतलब इसमें क्रम चेंज होता है, इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है ना। ठीक है, जैसे हम गुणा करते हैं 3 में 5 से गुणा करें या 5 में 3 का गुणा करें, 3 में 5 जोड़ें या 5 में 3 जोड़ें, है ना, इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए योगफल भी आता है, गुणा करेंगे तब भी हो जाएगा, यानी योग में और गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, इसलिए ये 2x घन यहां आ गया प्लस 2x वर्ग यहां आ गया और धन 5xy यहां आ गया। इसको इस प्रकार से परीक्षा में ध्यानपूर्वक करना है और इसको छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घन के विकर्ण की लंबाई 4 करनी 3 सेंटीमीटर है ना।
तो इसका आयतन किसका, घन का, तो घन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब घन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, है ना, भुजा, भुजा चाहिए ना, तभी घन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। घन आने क्या है, जिसमें लंबाई चौड़ाई, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, वह कहलाता है घन। इस प्रकार की जो आकृति बनती है ना, ये आपका घन हो गया है, ठीक है ना, इस प्रकार से, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, तीनों बराबर होती है। इसलिए आयतन ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए, इसकी भुजा की लंबाई चाहिए, है ना, कि घन में सारी भुजा लंबाई बराबर होती है, ठीक है, तो ये भुजा लंबाई हमको चाहिए। अब भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये इसका क्या हो गया है, विकर्ण हो गया है ना। तो विकर्ण यहां पर हमको दिया गया है, घन का जो घन की विकर्ण लंबाई आपको दी गई, कितनी दी है ना, घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बराबर कितनी दी आपको, 4 करनी 3, ठीक है ना। अब घन के विकर्ण की लंबाई यदि ज्ञात करना होती है तो हमारा सूत्र क्या होता है, A/3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 करनी 3। अब दोनों हम तुलना करते ना, करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हो गया, इसलिए क्या हो गया, A बराबर 4। ए का मतलब क्या हो गया, घन की भुजा, ए का मतलब क्या होता है, घन की भुजा होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, घन का आयतन। तो घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, घन का आयतन बराबर हो जाता है भुजा की घातांक 3, ठीक है ना, या A/3, भुजा ने ए हो गया। अब भुजा हमारे हो गई 4, तो 4 की घातांक 3 आयतन है, इसका मात्रक होता है घन, सेंटीमीटर दिया है, हमने लिख दिया सेंटीमीटर। अब 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64, तो 64 घन सेंटीमीटर ऐसा लिखें, चाहे फिर इस प्रकार लिखें, क्योंकि घातांक 3 को हम बोलते हैं घन, इस प्रकार से 3 लिखा ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 242 के घन के इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए दो बहुत सारा सवाल है, लेकिन इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या करना है, घन घन का देखना है इकाई का अंक, और हम देख रहे हैं इकाई का अंक 2 है ना। अब 2 का हमें क्या निकालना है, घन, तो भैया 2 का घन कितना होता है, 2 का घन मतलब 2 × 2 × 2, 2 दूनी है 4, 4 दूनी है 8, ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। इतना सरल, मौखिक कर सकते हैं, ये तो समझा है मैंने, है ना। हमें क्या करना है, इकाई का घन निकालना है और उसका यहां पर एक अंक देख लेना है, ठीक है। अब मान लिया इसके स्थान पर, एक मैं आपको उदाहरण समझाता हूं, यदि इसके स्थान पर 4 होता क्या करते, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का घन कितना निकलता है, 4 का घन होता है 64, है ना, क्यों कि 4 × 4 × 4, ये घातांक 3 है ना, तो 3 बार, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। अब 64 में इकाई अंक क्या हो गया, 4, ठीक है। तो हमें इकाई अंक देखना है, यह पूछा गया इकाई का अंक, तो 2 अंक आते हैं तब भी हमें देखना होगा इकाई का अंक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम 660 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब यहां पर हमें यदि संख्या दी जाती है तो आसानी हो जाती, लेकिन वो संख्या नहीं दी है, उनका दिया है अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 5:6 दो संख्याओं में अनुपात है 5:6, तो हमने मान लिया है कि ये दो संख्या हमारे पास में है, वे हैं 5x और 6x,
ठीक है, दो संख्या हमने मान ली है 5x और 6x। अब इनका हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तीय, है ना। क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तीय यानी LCM। अब LCM निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 6 गुणा x, है ना। 5 छक्के 30 का गुणा x करते हैं तो 23x। अब कह सकते हैं कि सर यहाँ पर इसमें भी x है, इसमें x है, आपने एक क्यों लिखा? 2x लिखना चाहिए था। नहीं, इसलिए क्योंकि जब लघुत्तम समावर्ती याद करते हैं ना, तो उसमें जो भी गुणनखंड आता है ना, वो रिपीट नहीं होता है। जो एक बार आता है उसी को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हम एक बार लिखते हैं। क्लियर? तो ये आपका आ गया एलसीएम कितना? 30x आ गया। जबकि यहां कितना दिया है? 660। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया 30x और 660 क्या है? दोनों बराबर हैं। बराबर है तो ये शून्य से ये शून्य कट गई, और 3 से हमने डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी x बराबर हो गया 22, है ना। x बराबर 22। लेकिन जल्दबाजी में उत्तर डी मत लगाना कि आप डी ऑप्शन लगा दे, उत्तर आ गया हमारा। क्या पूछा गया है? बड़ी संख्या। एक से वैल्यू निकाली हमने, और बड़ी संख्या यहां पर कितनी है? बड़ी संख्या है 6x। तो इसलिए 6x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 22, यानी 22 छक्का होता है 132। ठीक है ना। अब आपका उत्तर आया है 132, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब होगा। जिसे को ध्यान रखना है, जल्दबाजी भी नहीं करनी है ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यदि हेल्पफुल साबित हुआ है तो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और यदि आपने लाइक नहीं किया है ना भैया, तो लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे और कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।